बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं व्हाट इज़ फ्लूइड। तो पहली डेफिनेशन आप नोट करें, फ्लूइड्स क्या होते हैं। वो सब्सटेंसेस जो फ्लो कर सकती हैं उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। जैसे पानी फ्लो कर सकता है, अल्कोहल फ्लो कर सकता है, पेट्रोल फ्लो कर सकता है, हवा फ्लो कर सकती है, गैसेस फ्लो कर सकती हैं। तो ये सब फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक लिक्विड्स और दूसरा गैसेस। ये क्योंकि दोनों ही फ्लो कर सकते हैं तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लूइड कहलाएंगे। तो फ्लूइड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड्स और दूसरे नंबर पे गैसेस। डायनामिक्स वो ब्रांच होती है जो स्टडी करती है मोशन को। तो फ्लूइड डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन ऑफ फ्लूइड्स को स्टडी करेगी। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। इसके बाद अब हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज विस्कोसिटी। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया है, अगर आपके पास एक पानी का गिलास हो तो आप इसको उल्टा करें तो फौरन सारा पानी बाहर आ जाता है, यानी पानी बड़ी आसानी के साथ फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक हनी का जार हो और आप उसको उल्टा करें तो आप देखेंगे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके मुश्किल से फ्लो करके नीचे आता है। तो वाटर के केस में लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से वो बड़ी आसानी से फ्लो कर सकता है। हनी के केस में लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता। तो कौन सी सब्सटेंस इजीली फ्लो कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके लिए फिज़िक्स में हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ विस्कोसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। जैसे हम एन लिखते हैं तो एन को इस तरफ से बड़ा कर देंगे तो इस सिंबल को हम बोलेंगे ईटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ईटा। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ईटा। अब जिन सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे गिलू है, हनी है, थिक टार है, केचप है, इन सब की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये इजीली फ्लो नहीं कर सकते। सब्सटेंसेस हैविंग हाई विस्कोसिटी कैन नॉट फ्लो इजीली, फॉर एग्जांपल गिलू, हनी, थिक टार एट्सेट्रा। और जिन सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी कम होती है वो सब्सटेंसेस इजीली फ्लो कर सकती हैं, मिसाल के तौर पे वाटर, एयर, अल्कोहल, पेट्रोल एट्सेट्रा। ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनकी विस्कोसिटी कम है, इस वजह से ये बड़ी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर से मूव कर रही हो, जैसे ये मार्कर अभी एयर के अंदर से मूव कर रहा है, तो एयर इसकी मोशन को अपोज करती है, यानी एयर इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट करती है। ऐसी रिटार्डिंग फोर्स जो किसी फ्लूइड की वजह से हो, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो इसके बाद आपने डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट इज ड्रैग फोर्स। अगर आप पानी से गुजर रहे हैं तो पानी आपके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा। अगर कोई बॉडी एयर से गुजर रही है तो एयर उस पर कोई रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में से गुजरती है तो वो फ्लूइड उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट करता है। इस रिटार्डिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स विच इज़ नोन एज ड्रैग फोर्स। तो याद रखो, जो ड्रैग फोर्स है वो चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अगर आप कार के अंदर हैं और कार अगर स्लो स्पीड से जा रही है और आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि हाथ पे बहुत कम ड्रैग फोर्स लग रही है।
लेकिन अगर कार वही बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अब आप अपना हाथ बाहर निकालोगे तो वो आपके हाथ को पीछे धकेल देगी, आपका हाथ मुड़ जाएगा, यानी अब बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स लग रही होगी। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी लगने वाली ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप पानी में से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं तो लगने वाली ड्रैग फोर्स कम है, अगर आप पानी में से स्पीड से गुजर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी रोकने वाली फोर्स यानी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। नंबर 2, ये डिपेंड करती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। जितना किसी ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा होगा उतना उसके साथ ज़्यादा पानी या फ्लूइड इंटरेक्ट करेगा और उतनी उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर रोड पे एक कार मूव कर रही है तो कार के ऊपर एयर का जो टकराव है वो बहुत कम है, और अगर एक ट्रक मूव कर रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा एयर टकरा रही है, तो ट्रक के ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी वो कार की निस्बतन ज़्यादा होगी। नंबर 3, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे, किस मीडियम में से मूव कर रहा है, यानी विस्कोसिटी पे। अगर मीडियम ऐसा है जिसकी विस्कोसिटी कम है, यानी जैसे एयर है, तो एयर से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम होगी। अगर कोई बॉडी पानी से गुजर रही है, पानी की विस्कोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर कोई बॉडी हनी में से गुजर रही है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स और ज़्यादा हो जाएगी, यानी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और नंबर 4, ये डिपेंड करती है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। हम अक्सर बॉडीज़ की स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं, जैसे कुदरत ने फ़िश की शेप बनाई है इस तरह की, तो आप देखें जब पानी इसके साथ टकराता है तो वो पानी फ्लूइड इधर से या फ्लूइड इधर से गुजर जाता है, और इस तरह इस पर फ्लूइड की जो कुलियन है वो कम होती है और इस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी कम होती है। हम जब कार की डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको आगे से ऐसे स्ट्रीम लाइन बना देते हैं ताकि जो एयर टकराए वो इसी जगह से टकरा के ऊपर से गुजर जाए और लगने वाली ड्रैग फोर्स कम हो जाए। ये जो रेसिंग कार्स होती हैं, फार्मूला 1 कार्स, उनको आगे से स्ट्रीम लाइन शेप बनाते हैं ताकि जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजर रही हों तो एयर की वजह से ड्रैग फोर्स कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को गेन कर सकें। तो किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये चारों आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, इसमें आप बताएंगे अगर एक बॉडी एक स्फीयर हो जिसका रेडियस r हो और वो किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा हो जिसकी विस्कोसिटी ईटा हो और वो आहिस्ता आहिस्ता v स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उस पर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स होगी वो बराबर होगी 6 पाई ईटा RV। इसमें ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, r स्फीयर का रेडियस है और v इसकी स्पीड है। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मूविंग स्लोली विद स्पीड v through a medium of viscosity eta, then drag force acting on the sphere is given as। उसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे, it is known as Stokes law। इसके बाद लिखेंगे यही स्टोक्स लॉ कहलाता है। इसके बाद आप स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस भी बताएंगे। ये स्टोक्स लॉ हम हर केस पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आपने लिखना है, एक तो ये स्टोक्स लॉ सिर्फ लो स्पीड के लिए एप्लीकेबल है। हाई स्पीड पे यहाँ पर आप देखिए लो स्पीड पे f और v सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हाई स्पीड पे एफ v के सिंपली प्रोपोर्शनल नहीं रहता बल्कि उसके स्क्वायर के, क्यूब के या किसी और हायर पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो पहली लिमिटेशन तो ये होगी कि स्टोक्स लॉ इज applicable only for low speed. At high speed force is no longer simply proportional to velocity या speed। और सेकंड लिमिटेशन है, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ना हो तो फिर हम उस पर स्टोक्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते।
तो आज का लेक्चर बेटे आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है, इसमें डेफिनेशन और कुछ MCQs हैं वो आपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सारी समरी बता दूं। एक तो आपने याद रखना है फ्लूइड्स की डेफिनेशन, फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन, विस्कोसिटी की डेफिनेशन, किन सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी हाई है और किन की लो है। इसके बाद ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन और उसकी डिपेंडेंस। इसके बाद स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसकी लिमिटेशंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।